हेलो व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे फ्रांस के राफेल फाइटर जेट के बारे में। फ्रांस का राफेल फाइटर जेट जो है वो फ्रांस की डज़ाल्ट कंपनी ने बनाया है। और फ्रांस को समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड भी समझना पड़ेगा कि फ्रांस दुनिया का तीसरा, रूस और अमेरिका के बाद, यूएसए के बाद तीसरा बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर में शुमार होता है। और फ्रांस की कंपनियां भी इसी तरह से, जो रैंकिंग है दुनिया में कंपनियों की, अ, जिनकी सबसे ज़्यादा सेल्स और रेवेन्यूज हैं डिफेंस सेल्स से, तो टॉप 25 में भी फ्रांस की तीन कंपनियां आती हैं: लेनार्डो, हेल्स और डेजॉल्ट ग्रुप। और डेजॉल्ट ग्रुप का ही ये जहाज़ है। फिर थोड़ा सा बैकग्राउंड ये भी है कि फ्रांस के जो पहले फाइटर जेट्स थे, मिराज 3 और मिराज 5, वो बड़े सक्सेसफुल, सेल्स के हिसाब से बड़े सक्सेसफुल भी रहे हैं। 1960s में, 1970s में एक टाइम पे इसराइल को भी बेचे गए और उन्होंने अरब इसराइल वॉर्स में भी पार्टिसिपेट किया मिराज थ्रीज ने। और फिर बाद में इसराइल ने एक कॉपी भी बनाई, उसको आई आई इजरायली एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री काफिर कहते थे, KAFIR, जो फिर इसराइल ने एक्सपोर्ट भी किए। वो बेसिकली मिराज डिज़ाइन ही था, जो इसराइल ने एस्पनाज, जासूसी के जरिए डिज़ाइन चोरी किया फ्रांस से। और ये भी एक पूरी स्टोरी है, पूरी किताब उस पे लिखी जा सकती है जो वो स्टोरी थी, बल्कि किताबें हैं भी इस पे। तो दूसरा ये कि ये फिर फ्रांस में सदर जो है वो एक चेंज हो गया, जो थोड़ा नेशनलिस्टिक था। तो उसके ज़माने में फिर फ्रांस ने शायद ये भी देखा बिजनेस सेंस के, इसराइल को बेचने से ज़्यादा अरबों को बेचने में ज़्यादा फ़ायदा है। तो उसके बाद कोई काबिल ज़िक्र फ्रांसीसी हथियार इसराइल को फ़रोख्त नहीं हुआ। बहरहाल इसका मतलब ये नहीं कि फ्रांस में इसराइल का वो कम है, असर रसूख, वो तो अपनी जगह कायम है। लेकिन बिजनेस सेंस में जो है वो फ्रांस का इसराइल से ताल्लुक कम से कम होता गया, क्योंकि अमेरिका जो एक बड़ा सप्लायर मौजूद था बीच में। बस 60s और 70s में बड़ी तादाद में पाकिस्तान, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स में 68 में, 1968 में मिराज 3 आए। और मिराज 5 जो है, जो उसी का आप कह लें थोड़ा सा बॉम्बर वर्जन कह सकते हैं। और पाकिस्तान भी उसी रोल में यूज़ कर रहा था। तो मिराज 5 जो है, पाकिस्तान में तो एंटी शिपिंग रोल में यूज़ हो रहा था, उस पे एग्जॉसेट एंटी शिप मिसाइल लगता था। और मिराज 3 हमने 68 में लिए और 70s के दौरान मिराज 5 लिए पाकिस्तान ने। तो इसी की तरह और लंबी लिस्ट है मुल्कों की जिन्होंने उस जमाने में मिराज 3 और मिराज 5 लिए। तो वो बड़ी सक्सेस थी। इसी की वजह से शायद टॉप 25 कंपनियों में अभी भी डज़ाल्ट ग्रुप है, अपनी उसी सक्सेस की वजह से। उसके बाद 80s में मिराज 2000 के नाम से एक जहाज, उसकी भी थोड़ी सक्सेस थी, चंद मुल्कों को बिका वो भी, लेकिन वो वाली बात नहीं थी। तो दूसरा अभी हम आगे देखेंगे कि फ्रांस ने भी ये प्रोजेक्ट कैसे शुरू किया 1980s में। तो पहले बुनियादी इसकी चीज़ों पे आते हैं, तो ये मल्टी रोल फाइटर है। इसको पहला जो इसका डेमो राफेल है उसको कहते हैं, वो 4 जुलाई 1986 को उड़ाया गया। जो राफेल सी था, अ, जो नेवल वर्जन है बेसिकली, वो 19 मई 1991 को उड़ाया गया। और इसे फॉर्मली इंट्रोड्यूस जो है वो 18 मई 2001 को किया गया। तो आप देखें कि 86 की पहली फ्लाइट से लेके फ्रांस ने इस पे काफ़ी टाइम लगाया है। और उस हिसाब से ये डिज़ाइन भी 1980s का ही है, इतना नया डिज़ाइन नहीं है। लेकिन इसको मैच्योर होने का बहुत टाइम मिला है। और इनिशियली ये इतना बिका भी नहीं। अभी ऐसा लग रहा है कि इसकी इतनी सेल्स चल रही हैं कि लगता है कि शायद ये मिराज 3 5 जितनी सेल्स इसकी हो जाए। बहरहाल वो मेरे ख्याल से रिकॉर्ड है, जितनी मिराज 3 और मिराज 5 की सेल हुई थी।
तो 2001 में, यानी कि 21वीं सदी में इंट्रोड्यूस हुआ। तो अब कहते हैं फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स। अब ये फ्रांस की एयरफोर्स का ये नाम हो गया। फ्रेंच नेवी में है। और कुछ अरसे से जिन जगहों पे है वो इजिप्शियन एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स है। और इसकी प्रोडक्शन 1986 से स्टार्ट है। हाँ, 86 में पहला वर्जन बना, लेकिन जाहिर है जो सीरियल प्रोडक्शन है वो काफ़ी देर से स्टार्ट हुई है। अपनी इनकी प्रोडक्शन 2001 में स्टार्ट हुई। तो उस हिसाब से बड़ा स्लो रहा है। खैर, इस स्पीड में तो ये शायद मिराज 35 का हिस्टोरिकली मुकाबला नहीं कर सकेगा। बहरहाल, चलते हैं इस बैकग्राउंड के बाद, चलते हैं आगे। इसका जो मीनिंग इसके नाम का है, राफेल जो है, वो बनता है, अगर तर्जुमा उसको करें कि हवा का जखड़, जो सादा तर्जुमा है। और थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड तर्जुमा ये कि आप कहें कि हवा के शोले, यानी आग के शोले। तो ये दो इंजन वाला जहाज है। केनार्ड डेल्टा विंग है। केनार्ड यानी कि जो फ्रंट पे दो केनार्ड्स हैं इसकी एक्स्ट्रा हैं, जिस तरह यूरोफाइटर की हैं और JS-39 ग्रिपन की हैं स्वीडन के। वो उसको केनार्ड कहते हैं। फिर डेल्टा विंग शेप है इसके विंग्स की। मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इस पे इसके जो मिशंस हैं उसमें एयर सुप्रीमेसी, इंटरडिक्शन। इंटरडिक्शन का मतलब होता है कि जो एनिमी की फौजें आगे आ रही होती हैं तो उनको रास्ते में अगर स्ट्राइक कर लिया जाए तो उसे इंटरडिक्शन कहते हैं। जो फ्रंट लाइन पे एनिमी की फौजें पीछे से आ रही होती हैं, तो जब आपका जहाज जाके उनको हिट करता है उसे इंटरडिक्शन कहते हैं। एरियल रिकॉन्सेंस यानी कि जासूसी। ग्राउंड सपोर्ट यानी कि एयर टू सरफेस वेपन्स के जरिए ग्राउंड सपोर्ट, ग्राउंड फोर्सेस की सपोर्ट करना। इन डेप्थ स्ट्राइक यानी कि डीप इनसाइड एनिमी के जाके स्ट्राइक करना। एंटी शिप स्ट्राइक नेवल टारगेट्स के अगेंस्ट। और न्यूक्लियर डेटेरेंस मिशन, न्यूक्लियर वेपन्स भी ले जा सकता है। और इन सारी बातों की वजह से जो डेजर्ट इसकी बनाने वाली कंपनी है वो उसे ओमनी रोल एयरक्राफ्ट कहती है, यानी कि आप इससे कोई भी काम करा सकते हैं। तो जनरली ओमनी रोल या अभी मल्टी रोल आजकल का जो लफ्ज यूज होता है, तो वो उसका बैकग्राउंड भी यही है कि पहले जहाज या फाइटर होते थे या बॉम्बर होते थे। बॉम्बर की शेप बिल्कुल डिफरेंट होती थी, शेप, वजन और साइज फाइटर से। और फाइटर के लिए और तरह की चीजें चाहिए होती थी, क्योंकि उसने इतना लोड नहीं उठाना होता था। उसे आप पतला और छोटा बना सकते थे, और ताकि ज्यादा मैन्योवरेबल भी हो डॉग फाइट के लिए करीब की। लेकिन अभी ये है कि पावरफुल इंजन वाले जहाज हैं जो हाईली मैन्योवरेबल भी हैं, जो बॉम्ब लोड भी ज्यादा ले जा सकते हैं, तो फिर इनको हम मल्टी रोल कहते हैं। तो ये फ्रांस वाले 1970 से सोच रहे थे इसका कि रिप्लेस करना है पुराने जहाज़ों को। 1970s से वो सोच रहे थे। और यूरोप में जैसे होता है कि एक मुल्क कोई भी इतना वो नहीं है, अमेरिका जितनी इकॉनमी किसी की भी इतनी बड़ी नहीं है कि वो हर चीज़ बना सके जहाज़ की। तो अक्सर ऐसे वो प्रोजेक्ट्स करते हैं जो जॉइंट होते हैं। उससे जो है वो काफ़ी कॉस्ट भी बच जाती है जब इतने बीच में पार्टनर्स हों। तो फ्रांस ने एक एग्रीमेंट किया उस ज़माने में यूके, जर्मनी, इटली और स्पेन के साथ, कि फ्यूचर यूरोपियन फाइटर एयरक्राफ्ट उसको कहते थे, जो बाद में यूरोफाइटर टाइफून बन गया। लेकिन इशू ये है कि थोड़ा सा इसमें फ्रांस का बैकग्राउंड ये है कि फ्रांस जो है वो यूरोपियन यूनियन में है, नेटो में भी है। लेकिन फ्रांस ने अपनी न्यूक्लियर जो फोर्सेस हैं वो अलहदा रखी हुई हैं नेटो की फोर्सेस से। अपना एक न्यूक्लियर स्ट्राइक का फ्रांस का वो है सिस्टम। तो फ्रांस का साइज भी इतना है कि वो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स कर सकता है। बहरहाल, पहले उसने ये जॉइंट की कोशिश की जो कि यूरोफाइटर के में शामिल हो, लेकिन फिर फ्रांस की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। और फिर ये कि फ्रांस के कौन कितना काम करे इसमें डिफरेंसेस थे। तो इसलिए फ्रांस जो है ना अपना प्रोग्राम उसने स्टार्ट कर दिया। और वो प्रोग्राम
के तहत 1986 में जिस तरह इन्होंने फर्स्ट इसका प्रोटोटाइप उड़ाया, तो उसको भी 8 साल के टेस्ट प्रोग्राम में डाला, जो राफेल का ये था। और खैर आठ क्या, इसमें तो ज़्यादा, 15 एक साल लग गए पूरे, कह लें कि इसकी सीरियल प्रोडक्शन में, 1986 के बाद और फिर 2001 में। बहरहाल ये है कि उसका जो टेस्ट फ्लाइट का प्रोग्राम था वो भी 8 साल का था। और ये है कि अम, लगता यही था, और जाहिर है यूरोप का प्रोड्यूस था तो महंगा भी था, तो इस वजह से शुरू में सेल्स वगैरह। लेकिन ये है कि फ्रेंच अच्छे बिजनेसमैन हैं, वो अक्सर ऐसी जगहों पे भी भेज देते हैं जहां अमेरिका भी उससे नाराज हो जाए। तो फ्रांसीसियों का थोड़ा ये है कि अगर बाकी यूरोपियन मुल्कों की निस्बत देखें तो फ्रांस अमेरिका का प्रेशर कम बर्दाश्त करता है, अपने साइज और इन्फ्लुएंस की वजह से। और फ्रांस आपको पता है कॉलोनियल पावर भी रहा है, तकरीबन पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट उनके पास था, तो आए चंद मुल्क छोड़ के, जो जिसमें इजिप्ट जो है वो ब्रिटिश के पास था, और अलजायर के साथ जो लिबिया है उस पे इटली ने कब्जा करने की कोशिश की, कुछ अरसे कब्जा रखा भी, 15-20 साल। तो उसको छोड़ के जो, और फिर साउथ अफ्रीका में जो हैं वो मेरे ख्याल से वो थे डच थे। इसके अलावा बाकी जो पूरा कॉन्टिनेंट था अफ्रीका का, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे भी एक दफा जर्मनी ने भी कोशिश की थी कब्जा करने की, लेकिन उसके अलावा जो है वो बाकी जो पूरा कॉन्टिनेंट है उसका जो कॉलोनियल पावर है फ्रांस रही है। और इसलिए आपको उन मुल्कों में ज़्यादातर सेकंड लैंग्वेज फ्रेंच भी मिलेगी, और फ्रांस का उतना ही इफेक्ट है उन मुल्कों में, बल्कि उससे भी ज़्यादा कि जितना ब्रिटेन का साउथ एशिया पे था। तो बहरहाल ये थोड़ा सा फ्रांस का वो है बैकग्राउंड। उसमें जो ख़ास बात है इस जहाज़ में, ज़ाहिर है इतना टाइम लगा है तो बहुत सी चीज़ें साथ साथ इम्प्रूव करते गए। ईसा रडार इसमें लगाया है, एक ख़ास इसमें IRST इसकी बड़ी ख़ास है, इसके बारे में बाद भी बात करेंगे, जो उन्होंने खुद डेवलप की। और इसने 1996 में एक्चुअली सर्विस में एंटर होना था, यानी कि फ्रांस के एयरफोर्स में, लेकिन ये जो है इसमें काफ़ी डिलेज आ गए, क्योंकि सर्द जंग ख़त्म हो गई थी दुनिया में, तो इस वजह से बजट कट्स का भी शिकार हुआ। तो तीन इसके मेन वेरिएंट्स हैं, यानी कि किस्में हैं। राफेल सी, जो कि सिंगल सीट लैंड बेस वर्जन है, फिर राफेल बी है जो ट्विन सीट लैंड बेस वर्जन है, और राफेल एम है जो कि सिंगल सीट है, और मतलब कैरियर बेस वर्जन है, आप एयरक्राफ्ट कैरियर पे नेवी में से यूज कर सकते हैं राफेल एम को। तो फ्रांस की एयरफोर्स और फ्रांस की नेवी दोनों में ये इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि राफेल एम उनकी नेवी में इस्तेमाल हो रहा है 2001 से। और फिर उन्होंने कोशिश की काफ़ी और मुल्कों को बेचने की, अ, जिसमें इजिप्शियन, इंडियन एयरफोर्स, कतर एयरफोर्स, हेलेनिक एयरफोर्स, उसकी ग्रीस की, क्रोएशियन एयरफोर्स, इंडोनेशियन एयरफोर्स, यूएई एयरफोर्स, इनमें से कुछ ने ऑर्डर दिए हुए हैं और कुछ ऑलरेडी काफ़ी अरसे से जो है इसको ऑपरेट कर रहे हैं। इसने जिन जंगों में हिस्सा लिया है वो अफगानिस्तान में, लिबिया में, माली में, इराक में और सीरिया में, यानी कि शाम में। इसकी जो कैनार्ड्स हैं आगे, जिस तरह के यूरोफाइटर में या स्वीडन के JS-39 ग्रिपन में जहाज़ में, उसकी वजह से जहाज़ की जो लैंडिंग स्पीड है वो काफ़ी मिनिमम, काफ़ी कम हो जाती है। यानी कि इसकी लैंडिंग स्पीड है 213 किलोमीटर पर आवर, जिसकी वजह से ये बड़ी आसानी से आप ऑपरेट कर सकते हैं इसको। जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, उनका जो कैटापलट होती है उसके थ्रू। और दूसरा ये कि स्की जंप वाले जो, स्की जंप इंडिया के एक एयरक्राफ्ट कैरियर में भी है। स्की जंप एक, आप कह लें कि एंगुलर किस्म का कैरियर पे एक एंगुलर किस्म का एक प्लेटफॉर्म होता है कि जिस पे जहाज को थोड़ी सी लिफ्ट मिलती है, यानी कि आगे से वो थोड़ा सा उठा होता है, उसका एंगल होता है कोई 30 डिग्री का आप कह लें,
और पीछे से वो फ्लैट होता है, तो इसलिए उड़ते हुए These two एक्स्ट्रा fighters लिफ्ट मिलती है take जहाज home को। trophies तो ये for स्की जंप Rafale fighter. वाले प्लेटफॉर्म से भी उड़ सकता है, तो इस हिसाब से काफ़ी Night फ्लेक्सिबल है। operations are common here. राफेल जो नेवी का है, जिसे राफेल एम कहते हैं, उसका वेट जो है वो Engineering 500 किलो to ज़्यादा है house बाकियों Leopard से, land क्योंकि forces एक्स्ट्रा ज़ाहिर है overseas उसके is नीचे a frontline airbase कुछ that मॉडिफिकेशन defends होती है Indian उसको airspace against अरेस्ट hostile वगैरह threats, करने के लिए जब वो including लैंड करता Chinese है। military presence बाकी across लेकिन Ladakh ये कि and Siachen 95 in East 5% Asia. कॉमनैलिटी है जो दूसरे The बाकी fighters वेरिएंट्स हैं also उसके, detected Chinese उनके fighters across the मिलता NSC. जुलता है 95%। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी इंजीनियरिंग और आपकी लॉजिस्टिक्स यानी कि स्पेस की सप्लाई जो है वो आसान हो जाती है, अगर ज़्यादा फ़र्क ना हो जहाज़ों में जिस तरह इन्होंने रखा है। इसके अलावा अ, थोड़ा-सा इसका मसला ये है कि इसके विंग्स जो हैं वो फ़ोल्ड नहीं हो सकते, इसलिए जो छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें ये ज़्यादा For now, तादाद में this is इस्तेमाल Sweden. नहीं हो सकेंगे साइज़ की। No fighter could लेकिन fly this फ्रांस को far, खुद इसका कोई मसला more नहीं than था, 10 क्योंकि kilometers फ्रांस का जो over line of चार्ल्स control. डी गैले, जो फ्रांस का अपना पहला न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसमें जगह इसके पिछले के एयरक्राफ्ट कैरियर से काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनको स्पेस का इतना मसला नहीं है, जो फोल्ड नहीं होते उसके विंग जो है ना, नॉर्मली वो फोल्डेबल विंग्स होते हैं जो कैरियर पे जहाज हो, जिस तरह F-18 है अमेरिका का या और जहाज, तो समहाउ इन्होंने इसके फोल्डिंग नहीं बनाए। बाकी स्टेल्थ के बारे में इसकी ये बात है कि ये फुली डिज़ाइन के हिसाब से स्टेल्थ तो नहीं है, क्योंकि फ्रांस का ख्याल था कि इससे इसकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगी, तो उन्होंने ये किया कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन जो है वो ऐसे डिज़ाइन किया कि कम हो, रडार भी और इंफ्रारेड सिग्नेचर भी। और उसको कम करने के लिए, आरसीएस को कम करने के लिए उन्होंने उसकी जो टेल फिन है उसका साइज़ कम किया, जो उसका फ्यूज़लेज है जो मेन होता है बॉडी, उसकी रीशेपिंग यानी कि उसको शेप को चेंज किया, और जो इंजन के एयर इनलेट्स हैं उनको एयरक्राफ्ट के विंग्स के नीचे कर दिया, जहाँ से एयर इंजन लेता है। और फिर ये कि कंपोजिट्स जो हैं, कंपोजिट मटेरियल जो होता है वो बड़ी तादाद में इस्तेमाल किया, यानी कि नॉर्मल जहाज़ होते हैं एल्युमिनियम एलॉय के, तो ये कंपोजिट मटेरियल्स से जहाज़ बना है। और ये क्या कहा जाता है कि 70% जो राफेल का सरफेस एरिया है ना वो कंपोजिट मटेरियल्स का है। तो इसके अलावा भी कहते हैं बहुत से फीचर्स हैं डिज़ाइन के, ताकि वो मुश्किल से नज़र आए, जो कि क्लासिफाइड भी, यानी कि जो उन्होंने बताए भी नहीं है ऐसे भी। एक इसका ख़ास इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम है, IRST जिसे कहते हैं। और फ्रांसीसी इसको इसे फ्रंट सेक्टर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, यानी कि फ्रांसीसी से अगर तर्जुमा करें OSF फ्रांसीसी इसको कहते हैं। और इसके बारे में डज़ाल्ट का जो कंपनी है उसका क्लेम ये है कि ये इसको जाम भी नहीं किया जा सकता, और आप इससे दूसरे बंदे को पता लगाए बगैर दूर से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। और 2012 में इसका वो एक इम्प्रूव वर्जन भी लेके आए हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये IRST जो है इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके बारे में हम थोड़ा आगे जाके बात करते हैं। अच्छा, इसका जो इम्पोर्टेंट कस्टमर है इंडिया, तो वो स्टोरी भी काफ़ी लंबी है, लेकिन मैं उसको शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा कि ये उन 6 जहाज़ों में से था कि जो इंडिया ने एक कंपटीशन किया था जिसे MRCA कंपटीशन कहते थे, 126 उन्होंने फाइटर लेने, तो उसमें से 6 जहाज़ जो थे वो कंपटीशन में थे। ओरिजिनली जो डेज़ाल्ट कंपनी थी उसने मिराज 2000 बीच में रखा था, लेकिन बाद में वो राफेल ले आए इस कंपटीशन में। और फरवरी 2011 में फ्रांस के जो जहाज़ थे ये इंडिया में इन्होंने डेमोस्ट्रेशन में उड़े, जिसमें अगेंस्ट SU-13 के MKI हैं उसके अगेंस्ट भी उड़े। और इंडियन एयरफोर्स ने शॉर्ट लिस्ट कर दिया राफेल और यूरोफाइटर टाइफून को,
$10.4 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट में। और 31 जनवरी 2012 को इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि राफेल उसका प्रेफर्ड है। और ये कहा कि 18 राफेल जो है ना 2015 में सप्लाई होंगे फ्लाई अवे कंडीशन में, और रिमेनिंग 108 जो है वो एरोना हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL जो है वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के तहत बनाएगा। तो ये इनका सेमी गवर्नमेंट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अच्छा हुआ बाद में ये कि ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट $20 बिलियन का हो गया। फिर ये कि बहुत सी बीच में लोकल प्रोडक्शन के बारे में बहुत से मसले मसाइल आए। विजार्ड ने कहा कि जो 108 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाएगा उसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कि हमें एतबार नहीं है इस चीज़ पे कि आप मतलब ठीक बना सकेंगे, उसकी जिम्मेदारी किस तरह लें। और डेजर्ट ने कहा कि इसके लिए अलहदा से हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट करें। फिर 2015 में अप्रैल में ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब पेरिस गए तो इंडिया ने फिर रिक्वेस्ट की कि उन्हें 36 राफेल दे दिए जाएं। इंडिया ने बहरहाल वो जो टेंडर था MMRCA का वो विड्रॉ कर लिया 30 जुलाई 2015 को। और मतलब ये फिर इसके बाद बायलैटरल कॉन्ट्रैक्टिंग में चले गए कि अ, तकरीबन $8 बिलियन में 36 एयरक्राफ्ट की डील पे बात शुरू हुई, जिसमें $200 मिलियन का एक बनता था। और इशू ये था कि ऑफसेट वाला, कि इंडियन कंपनीज को कितना इसमें से काम दिया जाए, यानी कि राफेल वालों को उधर काम कराना पड़े। और साथ ये भी था कि वो कह रहे थे 30% ऑफसेट करेंगे जो डेजर्ट वाले थे, और इंडिया का इंसिस्ट कर रहे थे कि 50% ऑफसेट होगा, और दो बेसिस भी फ्रांस बना के दे। बात ये हुआ कि जनवरी 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन नेवी को भी कहा कि वो राफेल को से ब्रीफिंग ले, ताकि अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए राफेल को फाइनल किया जाए। और डेजर्ट का जो CEO है उस टाइम पे वो कहता है कि इंडियन नेवी जो है वो 57 तक राफेल जो है 57 जहाज तक ले सकती। इंडिया में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने इसका एक सियासी इशू बनाया। उसने कहा कि ये जो अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस है, जिसे अभी रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कहते हैं, ये प्राइवेट कंपनी है जिसके एविएशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं। तो हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बजाय ये मतलब एक प्राइवेट कंपनी के साथ क्यों है, इसमें तो कोई लगता है कि कोई किक बैक्स हैं। और राहुल गांधी ने कहा कि इसमें फेवरेटिज्म और करप्शन है। बस दोनों गवर्नमेंट्स, फ्रेंच गवर्नमेंट ने और डेजार्ट ने ये प्रेस रिलीज इशू की और कहा कि ये जो डिसीजन था रिलायंस डिफेंस वाला ये उनका अपना था। ये अ, और दो 2018 में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये इसमें से प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर बाईपास हुए हैं, और उन्हें सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर दी कि इसका इंडिपेंडेंटली जो है ना इसकी इंक्वायरी की जाए। बस 2014 दिसंबर 2018 को जो कोर्ट थी उसने सारी पिटिशंस को डिसमिस कर दिया, कहा कि कोई इरेगुलरिटी नहीं थी, और रिलायंस डिफेंस को कोई इतना ज्यादा परसेंटेज भी नहीं मिल रहा उसमें से, जो सिर्फ 3% मिल रहा है, यानी कि काम। और जो $5 बिलियन बनते हैं 2023 में। तो अ, और हालांकि मतलब कोर्ट ने ये कहा कि हालांकि ये था कि सबसे बड़ी बेनिफिशियरी वही है, तो वो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी नहीं थी। फिर 2000 अगस्त 2017 में इंडिया ने फिर सोचा कि 36 और जो है राफेल ऑर्डर कर दें, जब चाइना के साथ इनका स्टैंड ऑफ हुआ। बहरहाल आखिर में ये हुआ कि पहले 5 राफेल जो हैं वो 27 जुलाई 2020 को डिलीवर हुए, जिनमें से आखिरी राफेल जो है वो अप्रैल 2022 में मिला। तो जहां तक फ्रांस की अपनी बात है तो टोटल 286 उसने लेने हैं राफेल, 180 हैं अभी उनके पास। और 152
डिलीवर हो गए। अ, अच्छा, 180 ऑर्डर किए हैं और टोटल प्लान 286 का है, जबकि 2018 तक 152 उसमें से डिलीवर हो गए थे। और हम्म, जो कतर की एयरफोर्स है उसने 36 ऑर्डर किए थे और सारे डिलीवर हो गए। और फ्यूचर में भी चांस है कि क्रोएशिया वाले लेंगे, इंडोनेशिया वाले लेंगे, यूएई वाले और लेंगे। अ, बाकी इसकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स पे आ जाएं तो 50 फीट इसकी लेंथ है, जो बड़ी रीजनेबल है, क्योंकि मिराज की 49 फीट होती थी। इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ा जहाज नहीं है, यानी कि F-18 जितना या F-14 जितना। इसको रीजनेबल साइज है, जो फायदेमंद होता है क्लोज कॉम्बैट में आपकी। विंग स्पैन 35 फीट 9 इंच, हाइट 17 फीट 6 इंच, विंग एरिया 492 स्क्वायर फुट, ग्रॉस वेट 15,000 kg, मैक्स टेक ऑफ वेट 24,500 kg, फ्यूल कैपेसिटी 4,700 kg, यानी कि सिर्फ इंटरनल फ्यूल पे, जो कि टू सीटर में थोड़ी सी कम हो जाती है, 4,700 की बजाय 4,400 kg हो जाती है। कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर, जबकि उसने 3 फ्यूल टैंक्स लगाए हों और दो वो क्रूज मिसाइल लगाए हों और दो एयर टू एयर मिसाइल लगाए हों इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ, 1850 किलोमीटर, जो कि बहुत रीजनेबल रेंज है, जो ज़्यादा ज्योग्राफी बड़े वाले मुल्क हैं उनको भी सूट कर जाता है। इतनी कम नहीं है, यानी कि रेंज फेरी रेंज, यानी कि 3 ड्रॉप टैंक्स के साथ बगैर किसी वेपन्स के अगर वन वे जाना हो तो वो 3,700 किलोमीटर। सर्विस सीलिंग यानी कि कितनी हाइट तक जा सकता है, 51,952 फीट, जो नॉर्मल है। रेट ऑफ क्लाइंब 60,000 फीट पर मिनट। एक गन्स एक 30 मिलीमीटर की गन है जिसमें 125 राउंड है। बाकी 14 इसके एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी कि जिस पे आप वेपन्स मुख्तलिफ तरह के लगा सकते हैं। अगर राफेल एम की नेवी की बात करें तो 9,500 kg के आप एक्सटर्नल ऑर्डिनेंस लगा सकते हैं, जिसमें फ्रांस की तकरीबन हर चीज ही इस पे लग जाती है। MDBA की और फ्रांस की बनी हुई, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर मिसाइल। बाकी ये थेल्स की डोमाकल्स टारगेटिंग पॉड है और रिकॉन्सेंस पॉड्स हैं बहुत सी। मुझे काफी हद तक ये लगता है कि इसकी बजाय अ, जो है थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के बाद आप इस पे दूसरे वेपन भी लगा सकेंगे, यानी कि कंपनी को अपने कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है इस चीज पे। और दूसरे यानी कि रशियन वेपन्स भी पॉसिबल हैं मॉडिफिकेशन के साथ। लेकिन जाहिर है जो बिजनेसमैन है वो कोशिश करता है कि आप ऐसा काम ना ही करें कि उसका बिजनेस कम हो, के साथ जो वेपन्स लगे वो उसी से लगे। और जो रशिया के उनके आजकल सूरत हाल है, तो वो लगता नहीं है कि वो वैसे भी राजी होंगे रशिया के वेपन्स लगाने में। तो ये था। अच्छा, राफेल का वो जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम था, IRST, उसके बारे में मैं बात करता हूँ, 1 मिनट होल्ड। हाँ जी, तो उसको कहते हैं ऑप्ट्रॉनिक सेक्टर फ्रंटाल, OSF। ये लॉन्ग रेंज ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। इसकी इसकी यूजफुलनेस ये है कि जिन जगहों पे आपको टारगेट को विजुअली आइडेंटिफाई करना पड़ता है, मिसाल के तौर पे आप बाज़ औक़ात समझते हैं कि दुश्मन का जहाज आ रहा है, विजुअली देखते हैं तो आपको पता लगता है। और क्योंकि रडार इतना अच्छा नहीं कर सकते बाज़ औक़ात डिस्क्रिमिनेट कि या कोई मसला हो उस जहाज के उस सिस्टम का जो उसका आइडेंटिटी बताता है, तो आपको अगर पैसेंजर जहाज है, आम दिनों में कोई जंग नहीं हो रही, तो वो चांस होता है कि आप पैसेंजर जहाज, तो वहां आपने विजुअली देखना होता है जहाज़ों को। या कोई स्मगलर्स जहाज लेके जा रहे हैं तो उसके जहाज को भी आप विजुअली देख के फिर उसको आप फोर्स कर सकते हैं कि वो लैंड कर ले। लेकिन बहुत सी जगहों पे आपको विजुअल देखना रिक्वायर्ड होता है।
तो ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ऐसा सिस्टम है कि विजुअली आइडेंटिफाई करने में आसानी है। इंफ्रारेड यानी कि हीट सिग्नेचर जो जहाज का होता है, उसके जरिए उसको टैग, ये पैसिव है यानी कि उसको देख रहा है, एक रडार की तरह एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से अ, आप इसको डिटेक्ट भी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर जहाज ने रडार ऑफ किया हुआ है और तो वो जो रडार की प्रेजेंस को बहुत से पैसिव किस्म के रडार हैं जो डिटेक्ट करते हैं, तो वो भी इसकी नहीं हो सकती। बहरहाल ये 100 किलोमीटर तक ये रेंज है कि ये 100 किलोमीटर तक डिटेक्ट कर सकता है, सरफेस और सी टारगेट्स को 6 किलोमीटर तक। और जो टीवी आईआर सेंसर है वो कहते हैं 40 किलोमीटर की रेंज तक, यानी कि वो 100 किलोमीटर वाली मोस्ट प्रॉबली जो है ना इंफ्रारेड की सर्च रेंज है। और जो टीवी आईआर सेंसर है जिसमें आप विजुअली देख सकते हैं वो 40 किलोमीटर है, जिसके अंदर एक लेजर रेंज फाइंडर भी लगा हुआ है। तो इसका फायदा ये है कि आप काफी दूर तक बगैर रडार के देख सकते हैं। और ये कि टारगेट पे फायर करने से पहले आप विजुअली भी उसे देख सकते हैं, जब किसी कभी कभी किन मिशंस में जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। तो इसकी वजह से ये आईआरएसटी सिस्टम जो है ना क्लोज कॉम्बैट में भी बड़ा यूजफुल होता है, क्योंकि ये हेलमेट आपके माउंटेड डिस्प्ले के साथ अटैच होता है और आप बड़ी पैसिवली यानी कि जिसे दुश्मन जाम भी ना कर सके, आप बड़ी अ, अगर दुश्मन के पास आईआरएसटी नहीं है तो आप एक खास एडवांटेज पे हो जाते हैं इसके इस सिस्टम के जरिए। अ, बाकी अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि मतलब F-16 के मुकाबले में ये कैसा है। तो उसमें चीज़ यही है कि F-16 1980s के भी बने हुए हैं और आज तक भी बन रहे हैं। तो जो 80s का जिसे ब्लॉक 15 कहते थे, जो पाकिस्तान की इन्वेंट्री में है, वो भी अपडेट हो चुके हैं, जिसे मिड लाइफ अपग्रेड कहते हैं, एमएलयू प्रोजेक्ट। उसके तहत सारे ही अपग्रेड हो चुके हैं। यानी कि अब वो वाले वो F-16 नहीं है। तो उस जमाने के हिसाब से तो जाहिर है ये 80s में डिजाइन हुआ है, तो F-16 जैसे जहाजों को जहन में रख के डिजाइन हुआ है। लेकिन फिर ये कि F-16 भी साथ साथ अपडेट होता रहा है। तो जनरली फोर्थ जनरेशन दोनों ही हैं, F-16 भी है, ये भी है। सिर्फ ये है कि F-16 ज़रा सिंगल इंजन है और जाहिर है वो एक इकोनॉमिकल किस्म का फाइटर बनाया गया है। उस पे अमेरिका ने अपनी टॉप ऑफ द लाइन चीज़ें नहीं लगाई, जैसे F-15 पे लगी होती हैं या F-18 पे लगी होती हैं। लेकिन फिर भी वो अमेरिका का एक आप कह लें कि मिड सस्ता जहाज होने के साथ फिर भी जो उसकी एक्चुअल कॉम्बैट में परफॉर्मेंस है, वो मेरे ख्याल से कुछ 200 के करीब एयर टू एयर किल्स हैं उसके, जो कि कोई और जहाज मैच नहीं करता अभी। F-15 कर सकता होगा बिल्कुल, लेकिन बाकी मुल्कों के जहाज़ों में कोई भी क्योंकि अमेरिकन कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व भी रहे हैं दूसरे, को मौका भी नहीं मिलता जाहिर है इस चीज़ का इतना। तो अगर आप इस चीज़ पे अगर इस पे आए कि वॉर टेस्टेड की जहाँ तक बात करें, तो जाहिर है राफेल ऑन द पेपर तो बहुत बेहतर है। लेकिन ये कि F-16 का ये है कि वो उसकी वॉर परफॉर्मेंस भी मौजूद है। बाकी जब एक जनरेशन के जहाज हों तो बहुत मैटर करता है कि पायलट पे डिपेंड करता है और वो जो टीम वर्क होता है, एवॉक्स को गाइड करना पड़ता है आजकल जहाज़ों को। फिर आपके जैमर्स जहाज जो हैं वो क्या काम कर रहे हैं, तो ये एक टीम वर्क होता है उस तरह से। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि एक जहाज दूसरे से सुपीरियर है। ये मैटर करता है कि उस वक्त टीम वर्क कैसा हुआ है उस पायलट के दरमियान, उसकी टीम के दरमियान, यानी कि एवॉक्स वाले और खुद पायलट की स्किल्स क्या हैं। तो ये बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि जिस तरह एक रेस कार का अगर मुकाबला हो, तो रेस कारें को सारी एग्जैक्ट एक स्टैंडर्ड की नहीं होती, उनमें मुख्तलिफ परफॉर्मेंस वाली रेस कार्स होती हैं। लेकिन मैटर ये करता है कि उनका ड्राइवर कैसा है, बेसिकली रेस कार का, उसकी स्किल्स मैटर करती हैं। वहाँ टीम वर्क तो नहीं है, लेकिन एक्चुअल एयर कॉम्बैट में टीम वर्क भी होता है।
उस रेस में सिर्फ किल चल रही होती है ड्राइवर की, लेकिन एयरक्राफ्ट में काफी कुछ और भी चल रहा होता है। तो इस तरह से आप ये श्योर नहीं कह सकते कि F-16 ब्लॉक 50-52 अच्छा है या राफेल अच्छा है। ये तो कॉम्बैट में ही पता एक्चुअली लगेगा। और फिर ज़ाहिर है उसमें फैक्टर जो है वो दूसरे फैक्टर्स भी बहुत से आसान। तो इसलिए मैंने कहा आखिर में इस पे बात कर लूं कि ये अक्सर लोगों का सवाल होता है इस बारे में। तो और भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं। बाकी सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें ताकि आइंदा भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। फॉर नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय।